चलिए आरटीआई का पेपर इवैल्यूएशन करते हैं, बट उससे पहले जिन्होंने सजेस्टेड आंसर नहीं देखे उनको मैं एक बार सजेस्टेड आंसर दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने सजेस्टेड आंसर मेरे वाले जो है ना उसका वीडियो एग्जाम के 1-2 दिन के अंदर ही छोड़ दिया था। और तब मैंने बताया था कि आईसीआई ने कितने कितने गेम खेले हैं इस पेपर में, जो आपको नहीं समझा था। मैंने तब कहा था कि आपका जब पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा, तब आपको समझेगा कि आईसीआई ने ये सारे गेम्स खेले हैं। मैंने ये भी बताया था कि पेपर इजी नहीं था, पेपर डिफिकल्ट था, पेपर को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से किया है। उसके साथ में भी आईसीआई ने बहुत सारे गेम्स खेले हैं। अब हमको सजेस्टेड आंसर में भी समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि वो सजेस्टेड आंसर के वीडियो के ऊपर 20 से 25 सब्सक्राइबर अभी बढ़े, जब से रिजल्ट आया ना उसके बाद से बढ़े। तो भाई अपन तो भाई दमदार सारी चीज़ें समझते हैं। उसके बाद जो एमसीक्यू का वीडियो मैंने दिया था, देखो एमसीक्यू के भाई सारे ऑप्शंस जाके चेक कर लेना एमसीक्यू के वीडियो में। एवन दो ये जो था बैंक ऑडिट का जो क्वेश्चन था 9,500 10,500, मैंने एजम्पशन लेके बोला था कि यहाँ पे 2 एजम्पशन आते हैं, 6% कंसिडर किया है नहीं किया है, ऐसे करके। बच्चों ने भाई वहाँ पे बोला है कि सर उन हमारे वो फैकल्टी ने ऐसे बोला है, इस फैकल्टी ने वैसे बोला है, आप ऐसे बोल रहे हो, क्या क्या करें। अरे भाई भरोसा करो, अब जाके देखो कि किस फैकल्टी ने सही दिया है आंसर, किस फैकल्टी ने गलत दिया आंसर, अब जाके देख सकते हो ना। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मैं के भी जाके देखो, अभी के भी जाके देखो। तुम देखते नहीं हो यार, इसी वजह से तो दिक्कत आती है। तब का फ्लो में बह जाते हैं, बट कोई बात नहीं। हम सजेस्टेड आंसर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन 1 आता है सबसे पहले, एसक्यूसी के बारे में क्वेश्चन था, या फिर 220 के बारे में बोलो, डॉक्यूमेंटेशन, EQCRR का डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर हमारे पास में नेटवर्क नेटवर्क के रजिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन था, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमारे पास में ये भाई साहब कारो का क्लॉज 21 का क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त। के ओपी एंड AZ इंडस्ट्रीज के बारे में था। ये 3 के आंसर देखो, एक तो जो है ना ये इसका आंसर आईसीआई ने नया ही बनाया है, वैसे क्वेश्चन भी नया बनाया था, बट मेरे पास है क्या अपने सजेस्टेड आंसर। हाँ, जी हाँ यहाँ पे है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन है ना हमारे इस क्वेश्चन के साथ में सिमिलर है, ये क्वेश्चन है इसके इस क्वेश्चन के साथ में सिमिलर सा बनता है। तो इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स आएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ तो उन्होंने डाल दिया है, बट उसके साथ में उन्होंने गड़बड़ क्या किया है, गड़बड़ नहीं, उनका सही है। उनको भाई आईसीआई ने ऐसे गेम खेले ना, उनको गलत तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने ये 3 पॉइंट ऐड करे हैं। सर इसमें क्या है, फिर वो तो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट आने चाहिए थे, बट पहले क्वेश्चन में नहीं दिए थे। तो अब क्या है सर, दिक्कत क्या है कि भाई देख, एक क्वेश्चन है मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर पेपर चेकर है और उसको ऐसे 3 पॉइंट दिखते हैं तो क्या करेगा, ये 3 पॉइंट को 3 मार्क दे देगा। फिर जो हमने बाकी का ज्ञान इतना दिया है, वो पूरा ज्ञान के मार्क्स ही 2 बचते हैं। अब ये 2 मार्क्स में से देगा कितना मार्क्स देंगे कितने, मिलेंगे कितने, ये चीज़ आ जाती है। तो एक ऐसे गेम्स होते हैं भाई, हिडन गेम्स होते हैं जो हमको नहीं समझता है। अल्टरनेट 220 का सोल्यूशन दिया है, यहाँ पे 4 पॉइंट है तो हम समझेंगे कि इसको 4 मार्क है। फिर बाकी के जो पॉइंट है देखो यहाँ पे 3 है। तो मतलब मार्क्स का अलोकेशन कैसे होगा, ये एक चीज़ बनती है। पेपर चेकर कैसे चेक करेगा, बाकी सारी चीज़ बनती है। हम भाई एक तो हमारे लिए नया क्वेश्चन है, वैसे भी एसक्यूसी का ऐसे 220 का क्वेश्चन जब भी आता है तो कुछ ना कुछ वो राडा करके ही देते हैं, ठीक है इतना सा आता ही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके छेड़छाड़ करके देते ही देते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे भी उन्होंने छेड़छाड़ करी है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क, भाई जो बच्चों ने लिखा है ना इसका आंसर, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। आईसीआई ने इथिक्स में से ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन निकाल के क्वेश्चन पूछे, वो सब मैं एग्री करता हूँ, बट भाई बच्चों ने जो इसके आंसर लिखे ना, मैं ऐसा वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो यार, क्या लिखा है। मतलब भाई तुम सिंपल सी चीज़ें तो लिख के आ सकते थे कि फॉर्म ए होता है 30 दिन, फिर उसके बाद में 3 महीने तक उसको नेम अप्रूवल को रिजर्व किया जाता है। उसके बाद में 3 महीने तक रिजर्व करने के उसी 3 महीने में फॉर्म बी भरना ही पड़ेगा। फिर नेटवर्क जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो लिख सकते थे ना भाई, ये सारी चीज़ें भी बच्चों ने नहीं लिखी है। हम आगे जाके पेपर डिस्कस करेंगे, तुमको समझेगा। लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क आउटसाइड इंडिया, मैंने आपको कहा था कि आपको इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया अलग अलग से करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म डी आता है 30 दिन के बारे में, और ये कुछ चीज़ें देखो, अगर हम सजेस्टेड आंसर वैसे देखना है कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था कि इन इंडिया अलग करके एंड आउटसाइड इंडिया अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चाहे तो आप ये लिख सकते हो करके, ठीक है। सॉरी।
उसके बाद में जो हम कारों की बात करते, अगेन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उन बच्चों से जिन बच्चों ने एक कारों का आंसर लिखा है। मतलब भाई साहब, भाई मतलब एक तो देखो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, आपने बहुत बहुत कुछ कांड किया है। देखो कारों का है ना, मैंने आपको बोला था सिंपल पैरा 2 लिखो, पैरा 2 में आप बताओ कि अच्छा इसको एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट क्लॉज 21। ठीक है, फिर पैरा 3 में क्लॉज 21 लिखो कि भाई साहब ऐसे ऐसे होता है, जो जो कंपनी CFS में ऐड की जाती है उनमें अगर एडवर्स या क्वालिफिकेशन आता है तो हम क्या करेंगे, वो कंपनी के बारे में और कंपनी के साथ में जो तुम्हारा क्या बोलते हो क्लॉज जो है, और जो क्लॉज नंबर पैराग्राफ नंबर है उसको अपन मेंशन करेंगे कि कौन सा कहाँ पे एडवर्स रिमार्क आया है। अब देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था ना तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई साहब अगर आपको याद है तो कि इनकॉर्पोरेट क्वालिफिकेशन बाय CAB, ये जो पुराना देखो सेम ही है। आप ऐसा मत बोलो कि क्वेश्चन अलग है। देखो KK लिमिटेड, OP लिमिटेड, AZ लिमिटेड, एक कंपनी के नाम भी उन्होंने चेंज नहीं किए। मतलब है ना, ये जो क्वेश्चन है ना इसका फॉर्मेट सेम टू सेम है। ठीक है, कंपनी के नाम भी उन्होंने चेंज नहीं किए। ठीक है, तो ये चीज़ आया था कहाँ पे, देखो नवंबर 23 RTP का पेपर था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि भाई साहब इनकॉर्पोरेट क्वालिफिकेशन बाय CAB, हम है ना उसके क्वालिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, बट ICAI ने ऐसे दिया कि इनकॉर्पोरेट कर लेना भाई। मैंने आपको बताया था कि नहीं करते भाई, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, बस उसका पैराग्राफ नंबर वगैरह मेंशन करते और वो कंपनी का इन्फॉर्मेशन मेंशन करके हम बता देते कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, एक्चुअल कारों के हिसाब से, बट ICAI ने ऐसे दिया था। तो ICAI ने देखो किया क्या है, अभी अभी क्या किया है देखो, अभी जब इसका आंसर आता है ना, इसने लिखा है टेक्स्ट ऑफ दोज पैराग्राफ्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये चीज होती है भाई साहब। तो अगर आपको ये समझाना है, अगर आपको चेंज करना है थोड़ा, बाकी सारी चीजें चेंज करनी है, तो भाई आप MTP RTP आपके लिए क्यों है, वहां पे आप क्यों नहीं देते हो। डियर ICAI प्लीज यार समझो ना इस बात को। मतलब आप एक तो खेल रहे हो, उसमें भी ऐसे छोटी छोटी चीजें। देखो आपको पता है, हमको पता है कि ये सारी चीजें हैं, पेपर चेकर को नहीं पता होता है। वो क्या करेगा कि भाई ये है, यहाँ पे ऐसा है, आपने ऐसे लिखा है, बच्चों ने ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो मार्क्स दिए हैं काटे वो अलग चीज आती है, बट जो भी आपको क्लैरिफाई करना है पहले हमको बताओ ना यार, कि हमको बताओ कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। ठीक है, कुछ जगह पे हम एग्री करते हैं, ठीक है आपने कुछ चेंज किया, ऐसा किया वैसा किया, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, उसको कुछ सीन नहीं है, बट यहाँ पे क्यों, सिंपल सी चीज है ना भाई। तो अगर आपको बताना है तो पहले बताओ, हमको थोड़ा समझने तो दो। ठीक है, तो फिर AZOP KK लिमिटेड और उसके क्लॉज नंबर, बस खत्म कर दिया उन्होंने आंसर को। तो ये चीज है ना कि उनको ये करना है, तो क्यों क्यों सर इससे क्या भाई फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। कारों के लिए उन्होंने 1 या 2 मार्क दिए भाई, अभी 4 में से अगर तुम्हारा 1 ही मार्क आ रहा है, 3-3 मार्क का कारों जैसे चैप्टर में जा रहे हैं तुम्हारे, तो भाई 3-3 मार्क मतलब भाई पासिंग के लिए कितने बच्चे वेट कर रहे होते 3-3 मार्क के लिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है यार। ठीक है, कुछ हमारी तरफ से है, ठीक है हम भी देखेंगे कि फॉर्मेटिंग ये सब वो सारी चीजें, बट भाई आप ऐसे मत करो ना, ये चीज होता है ICAI, प्लीज समझ जाना। फिर ये ऑडिटर्स 250 का क्वेश्चन यहाँ भी उन्होंने कांड कर दिया, ये तो मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, ओके तो ये नोगलार का कंसेप्ट है। यहाँ पे हम बच्चों के पेपर में जाके देखेंगे उन्होंने क्या गड़बड़ किया है। यहाँ पे कंप्लायंस ऑडिट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ICAI ने गड़बड़ किया है थोड़ा, भाई बहुत खतरनाक गड़बड़ किया है। देखो एक तो 250, ठीक है। अब मैंने जो आपको सजेस्टेड आंसर दिया था, मैंने आपको कहा था देखो इतना बड़ा बड़ा नोट ऐड करके दिया है कि भाई साहब क्वेश्चन को ना अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया गया है। क्यों सर नहीं किया गया है, मैंने यहाँ पे आपको रीजन भी बताया था कि गिवन क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस है। अगर ऐसा होता है तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच होता है, जिम्मेदारी क्या होता है किसी भी इंसान का, गिवन सिचुएशन में क्या करना है तुमने, तो गिवन सिचुएशन ही अगर चेंज होता है तो जिम्मेदारी भी चेंज होना चाहिए। बट मैंने आपको बोला था कि ICAI हमेशा लास्ट लाइन के आधार पर, उनका पास्ट ट्रेंड ही, पास्ट प्रैक्टिस ही ऐसा है कि लास्ट लाइन के आधार पर देता है। तो मैंने आपको बोला था कि एंड ऑफ दिस PDF में जो आंसर है वो आंसर आएगा तुम्हारा, वही आंसर ICAI ने सजेस्टेड में दिया है। तो मैंने तो आपको बता दिया था। ठीक है, एवन तो अच्छा हुआ कि ये आंसर ICAI ने नहीं दिया, बट ये आंसर करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये आंसर बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है, बट जो भी है उसके हिसाब से जाओ। फिर जो नोकलार के बारे में बच्चों ने भाई जो लिखा है ना, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई। नोकलार प्रोफेशनल इथिक्स का कंसेप्ट है अच्छे से भाई, इसमें कोई दिक्कत। देखो
नीचे का डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे भाई दो अलग अलग चीज आती है। सर्विस वाला बंदा, प्रैक्टिस वाला बंदा। सर्विस वाले बंदे के लिए बस एक ही कंडीशन है, लिस्टेड एंटिटी, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, बात खत्म, फिर ये सब ज्ञान देना है तुमने। और जो प्रैक्टिस वाला बंदा है ना, उसके लिए आता है लिस्टेड एंटिटी एंड नेटवर्थ ऑफ 250 CR और मोर। तो भाई ये चीज है ना, बच्चों ने सब मिक्सअप करके रख दिया, इसकी वजह से मार्क्स ही नहीं आए। सर्विस वाले बंदे के लिए लिखा है भाई 250 करोड़ का सीन है, ऐसे नहीं है ना भाई। तो भाई जहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स वाला सीन आता है, जहाँ पे छोटी छोटी चीज आती है, मतलब मैंने तो आपको कितनी बार कहा कि प्रोफेशनल इथिक्स हम ऐसे पढ़ते हैं कि भाई एक एक वर्ड को लेकर पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझ के पढ़ते हैं, एक एक चीज का लॉजिक देखते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो अगर हम इतना डिटेल में जाके पढ़ रहे, तो यहाँ पे अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने नहीं रखी है, हम इतना नहीं समझ पा रहे कि सर्विस एंड प्रैक्टिस अलग अलग किया है। क्यों सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको समझेगा पेपर देखने के बाद में, बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ किया है। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट, ये चीज़ आती है। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। भाई प्रोफेशनल एथिक्स भाई नोक्लार के नीचे ही तो बन रहा है। तो देखो 3.3, 3.4 उधर ही बन रहा है, फिर भी नहीं पता है, पता नहीं 230 कहाँ कहाँ से क्या क्या लिखा है। बट ठीक है, फिर कंप्लायंस ऑडिट में ना मुझे अब ऐसे ऐसी दिक्कत है, अभी तक बच्चों से दिक्कत है, अभी ऐसे ऐसे फिर से दिक्कत है। भाई कंप्लायंस ऑडिट आपने डाल लिया, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत की नहीं है, हमारे बच्चों ने बहुत सही लिखा है भाई, कुछ नहीं छोड़ा है कंप्लायंस ऑडिट में। बस दिक्कत क्या है पता है? ये 2 पॉइंट हमने नीचे लिखे थे, ये 2-3 पॉइंट ऊपर लिखे थे, ऐसे कुछ तो हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या क्वेश्चन है, बट ऊपर नीचे हुआ है और हमको मार्क्स नहीं मिले। भाई ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था, 1 मार्क मिला है बस। डियर ICI, अगेन हमको एक चीज बताओ कि आप टेस्ट क्या कर रहे हो? आप कंप्लायंस ऑडिट हमको पता है कि नहीं, वो चेक कर रहे हो ना, तो हमने बता दिया कि भाई इसमें रेगुलरिटी आता है, प्रोपराइटी आता है, किसके किसके साथ में कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हो कि कंसर्न्ड ए वर्ड में क्या आता है, प्रोपर क्या पर्सपेक्टिव ए वर्ड में क्या आता है। देखो वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ये हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट आप बताओ ना हमको, आप टेस्ट क्या कर रहे हो? अगर हमने ये पॉइंट लिखे, ये पॉइंट लिखे, ये 3 पॉइंट लिखे हैं, फिर भी 1 मार्क मिलना नॉट वर्थ इट यार। ठीक है, तो ICI ठीक है, छोड़ देते। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये 250 हुआ, ये हमने चेक किया। उसके बाद में ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि नया क्वेश्चन है MTP में से 540 एंड उसके बाद में 2410 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 540 एंड 2410 का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करेंगे ना, तो मैं पहले तुमको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले आया था और मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको बोला था पेपर से पहले कि भाई आधा घंटा 1 घंटे में मैंने कुछ वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखो। बस उसको एक बार देखना ही देखना है, नहीं तो क्वेश्चन, और वीडियो में भी बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बस उसको करना है, क्योंकि एक बार किया तो लिखोगे, नहीं किया तो कर ही नहीं पाओगे। अब जिन बच्चों ने वीडियो भी नहीं देखा है ना भाई, इतना मेहनत करके यार छोटा सा वीडियो बनाया था, कुछ तो 50-60 मिनट का रहेगा, सारे नए नए क्वेश्चंस डाल दिए थे। और पहला क्वेश्चन या दूसरा, मतलब ये मेन क्वेश्चन था जिसकी वजह से मैंने वो सारे कंपाइलेशन किया था नए क्वेश्चंस का, और उसका वीडियो भी बनाया था ये क्वेश्चन की वजह से। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो आ सकते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नए क्वेश्चन आ रहे, ऐसे वाले आ रहे तो आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो बच्चों ने उसको नहीं किया है, उस वजह से क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। OM पैराग्राफ लिखना था ग्रुप ऑडिट का। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है ग्रुप ऑडिट बोलते कि भाई OM पैरा का इसका था, जो भी है आप उसको कैटेगराइज कहाँ पे भी कर लो, OM पैरा ग्रुप ऑडिट, बट क्वेश्चन तो करना चाहिए था मेरे हिसाब से, उन्होंने किया नहीं। 540 एस्टिमेशन अनसर्टनिटी, 540 में आधे से ज्यादा बच्चे तो घूमे रहते, घूमते कहाँ पे है पता ही नहीं है। 540 पढ़ रहे कहाँ पे है पता ही नहीं है। एक तो इतना बड़ा है, उसमें से लिंकिंग कुछ नहीं आ रहा है भाई, तो इसी वजह से तो ऐसा इतना मेहनत करके बनाया है। नोट्स इतना डिटेल में एक के नीचे किस में क्या है बनाया है, एस्टिमेशन अनसर्टनिटी अलग से करके रखा है। ठीक है, एक बार रिवीजन वीडियो जाके देख लेना, अगर क्लियर नहीं हुआ तो बता देना 540। ठीक है, रिवीजन वीडियो या फुल वीडियो दोनों देख सकते हो आप। तो भाई इतना तोड़ तोड़ के रखा है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अलग से करके रखा है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे बोला था, इसमें से चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, देखो यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा कि पास्ट पेपर में कहाँ पे ज़्यादा पूछा है। मैंने आपको बोला था कि सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, अगर ये शब्द क्वेश्चन में दिखते हैं तो ये आंसर आपने चेपना है, बात खत्म। 2 वर्ड मतलब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के साथ में अगर सिग्निफिकेंट रिस्क दिखता है तो ये आंसर आएगा।
या फिर फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड सिग्निफिकेंट रिस्क। तो भाई सिंपल सी चीज़ आती है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क आएगा, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आएगा। ये क्वेश्चन थे, यही आईसीआई ने तोड़ तोड़ के लिखा है कि ये 1 2 3 फिर ये ऐसा करके लिखा है, बट सारी चीज़ें यही है। अब आईसीआई की बारी, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। ओ एम पैरा वो तो तुमने किया है तो ही समझेगा। देखो ये 540 के बारे में बात होती है, एंड ऑब्जेक्टिव्स डियर आईसीआई अगेन आपने 2410 के ऑब्जेक्टिव पूछे, ठीक है भाई। अब उसमें भी हमको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे कि आपको पूछना है कि पूछो, बट अगर आप मॉड्यूल में देते हो तो यहाँ पे कैसे आपने पॉइंट वाइज दिया, तो अगर आपने वैसे पॉइंट वाइज दिया होता तो हमको समझ जाता। ऑब्जेक्टिव्स पूछे भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऐसा पैराग्राफ करके दिया है उसमें से, ठीक है। वैसे मैंने निकाल निकाल के 3 पॉइंट बनाए थे कि ऐसे ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये क्रक्स है। तुमने इतना बड़ा करके बना दिया ना, हमको कोई हिंट दिया है कि भाई साहब कोई क्वेश्चन दिया है, कहाँ पे भी रेफरेंस दिया है कि ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, अचानक से पूछ लिया। हम यहाँ पे डियर ऐसे नहीं बोल रहे, आपकी मर्जी है, आपने मॉडल में डाल दिया तो आपके लिए स्कोप ओपन है। बट एक ही पेपर में आप अगर देखोगे ना बच्चों कि कितनी बार आईसीआई ने ऐसे किया है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आए तो हम मैनेज कर लेंगे यार, हम भी ऐसे थोड़ी है, हम सीए फाइनल के स्टूडेंट है, ठीक है। बट आईसीआई ने कितने क्वेश्चन में कितने कितने कांड किए, देखो SQC1 पहले नहीं पूछा था, अचानक से डाल दिया, उसमें थोड़ा करक्स करके आंसर चेंज कर दिया, कारों में थोड़ा चेंज कर दिया। बाकी अभी हमने ऊपर देखा था किस किस में 2-3 क्वेश्चन में कितना चेंज करके दिया है। ओएम पैरा का जो का सीएफएस ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन था, नया वाला क्वेश्चन ऐड कर दिया। ऐसे छोटे छोटे खेल जो गेम्स खेले ना आईसीआई ने, भाई साहब तुम्हारे क्रश से भी बेहतर खेला है भाई। क्रश नहीं, क्या बोलते उसको, एक्स बोलते ना, एक्स, सांप सांप वाला काम किया है ऐसे ने, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ देंगे तो ही अच्छी बात है। क्वेश्चन 4 एक तो बैंक के बारे में आया था, दूसरा डिजिटल ऑडिट के क्वेश्चन थे। तो 2 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन में आते हैं तो छोड़ना ही बेहतर था। इसके साथ में पिलर वाला एसडीजी ईएसजी का क्वेश्चन था। तो ये जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने वो जो पिलर दिखाए थे आपको कि भाई साहब ये सोशल वाला जो पिलर है बीच वाला, ये सोशल वाला पिलर आएगा। बहुत कम बच्चों ने इसको आइडेंटिफाई किया है, बीच वाला ये सोशल वाला, बट जिसने आइडेंटिफाई किया है उनके तो मज़े है, ठीक है। उसके बाद में भाई 810 माए बाप, जिन बच्चों ने 810 ठीक से नहीं किया है ना, आपके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बताया था कि पहले 2-3 बकेट इतना अच्छे से कर लो, इतना अच्छे से कर लो कि कुछ नहीं छूटना चाहिए। 810 वाला नेचर ऑफ प्रोसीजर्स का मतलब बीच वाला एकदम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर ये नहीं जम रहा है, क्योंकि वो पहले भी पूछा था May 16 में कि प्रोसीजर क्या है, इतना अच्छे से इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर ये नहीं जम रहा है तो भाई कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बहुत बच्चों को नहीं जमा है। फिर 505 था, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था, टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है वैसा वाला क्वेश्चन था कि 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फिर किससे आया है वो कन्फर्मेशन, ये मैटर करता था और इसको क्लियर करना था। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर 265 2410 भाई साहब 2410 का जो सॉरी 2410 का WR का क्वेश्चन था, जहाँ पे पॉइंट बनते भाई अदर स्टैंडर्ड में से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे सीधे सीधे पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को तुमको चिपके आने हैं। वहाँ पे भी बच्चों ने गलतियाँ करी है, बच्चों ने कितनी गलतियाँ करी है देखो। और देखो मैंने समझाते समय ना कंसेप्चुअली बहुत रॉन्ग होते हैं, ठीक है। डिस्क्लोज टू ऑडिटर, डिस्क्लोज टू ऑडिटर, डिस्क्लोज टू ऑडिटर, डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर, हम लिख के क्या ले रहे हैं मैनेजमेंट से, देखो डिस्क्लोज्ड क्या, जो हमको नहीं पता है, जो ऑडिटर को नहीं पता है वो मैनेजमेंट हमको बताएगा। क्या नहीं पता है ऑडिटर को, ऑडिटर को नहीं पता है कि नॉन कंप्लायंस कहाँ पे हुआ है क्या। अगर ये नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट को पता है तो वो हमको लिख के देगा, लिख के देगा कि हमने उसने हमको बताया है करके। फ्रॉड ऑडिटर को नहीं पता है, तो अगर फ्रॉड मैनेजमेंट को पता है तो मैनेजमेंट हमको फ्रॉड बताएगा। ये हम उनसे लिख के लेते हैं कि भाई साहब डिस्क्लोज टू ऑडिटर, हमको बता दिया है तूने सारी चीज़ें। नॉन एक्चुअल और पॉसिबल नॉन कंप्लायंस, रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क, ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू द फ्रॉड, फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमको बताए हैं तुमने, जो तुमको पता है ये सारी चीज़ें। फिर 1-2 पॉइंट आते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करता है, ठीक है।
फिर देखो मिनिमम फीस वाला जो मैक्सिमम फी मिनिमम फी जो टेंडर वाला क्वेश्चन था प्रोफेशनल एथिक्स का, अगर कोई क्वेश्चन पहले आके गया है ना और वो अगर एग्जाम में आए ना और वो अगर तुमसे गलत हो रहा है ना भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये आखिरी वाला सीन छोड़ दो। चलो फटाफट बहुत हो गए, 20 मिनट हो गए, हमने डिस्कशन कर लिया, तो सीधा पेपर पे आते हैं। डर गया भाई साहब। ठीक है, तो सीधा पेपर के ऊपर आते हैं। दीपक का पेपर है, तो बच्चे को 13 मार्क्स है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हम कहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। देखो बच्चे ने क्वेश्चन 5B लिया है पहले, जैसे 505, मतलब इसने ऐसे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया रहेगा पढ़ते समय। तो सबसे पहली चीज़ बकेट लिस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाई करी है, सिंपल सी चीज़ समझ में आती है। क्योंकि पहले अगर तुम ऐसे पास, देखो पहले तो ऐसे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट आएंगे ही नहीं, बहुत कम चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। जैसे 265 का आया, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो वो देते क्यों है भाई साहब, हड्डी देते हैं भाई, आओ फिर पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे के क्वेश्चंस जो है ना, मैं इसी वजह से नहीं छोड़ता हूँ कि भाई ऐसे है ऐसा वैसा, नहीं भाई, इसी वजह से छोड़ता हूँ कि तुम करोगे भी तो उसमें से देखो, मेरा बकेट लिस्ट का फॉर्मेट ही ऐसा है। एक तो तुम्हारा दिमाग बहुत खराब कर देगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, आएंगे भी तो तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओगे क्या, तुम उसको लिख पाओगे क्या, तुम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्या, और उसमें से मार्क्स आएंगे क्या, ये वो सारी चीज़ आती है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं उसको साइड में रख देता हूँ कि भाई तुम इतना करके ये कर लोगे, उससे अच्छा जहाँ पे मार्क्स आते हैं, अदर स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल एथिक्स है, चैप्टर से, बाकी सारी चीज़ें, 700 की सीरीज है, यहाँ वहाँ पे जो पहले 3 बकेट है वहाँ से मार्क्स आते हैं, तो पहले वो कर लो। तो वो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन दिखा कि वो आना चाहिए तुम्हारा। बट ठीक है, बच्चे ने लिखा है, अभी मैंने तो पूरा पढ़ा है, बट मैं आपको बस दिखा देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे देखो, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिप्लाई इज डायरेक्टली रिसीव्ड टू द ऑडिटर, ठीक है। अभी ये आंसर का लाइन आना चाहिए कि आप बताओ मुझे कि बच्चे का कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे कैसे, देखो उसको पता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है। जो उसने लिखा है ना, कि उसने आइडेंटिफाई किया है कि अच्छा मैनेजमेंट से रिप्लाई आया है, मैनेजमेंट से रिप्लाई आया है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है रिलायबिलिटी के ऊपर, या फिर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी हमको चेक करना पड़ेगा। ऐसे रिलेवेंट तुमने लिखा है ना तो भी चलेगा, उसके लिए मार्क्स आते हैं, ठीक है। बट ये तुमने जो ज्ञान दिया है ना यहाँ पे कि पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिप्लाई इज डायरेक्टली रिसीव टू द ऑडिटर, ठीक है। सर यहाँ पे दिक्कत क्या है, बात तो सही है, बात तो सही है, बट देख भाई तू सेंटेंस किस केस में बना रहा है, इसका कुछ मतलब बनेगा क्या, इसका कुछ मार्क्स अभी तुमको नहीं पता है तो लिखो। बट अगर तुमको नहीं पता है तो फिर तुमने क्वेश्चन 5 भी पहले क्यों उठाया, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भाई एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तुमको डायरेक्टली रिसीव होना मांगता है, बात खत्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बट जो भी है, अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो तुमको कंफ्यूज हो जाओगे तुम थोड़ा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट बोला है उसने, एडिशनल प्रोसीजर वगैरह उसने करने चाहिए, तो बच्चों को 2 मार्क मिले हैं, अच्छी बात है। ओके भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने क्वेश्चन उठाया है, उसने लिखने की कोशिश करी है, उसने 2-3 चीज़ें अच्छे से आइडेंटिफाई करी है कि मैनेजमेंट से मिला है, अच्छा जी, कोई बात नहीं है हमको। फिर उसने बोला कि अच्छा इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आ सकता है क्योंकि मैनेजमेंट ने ये किया है, गड़बड़ किया होगा, एडिशनल हमको कुछ तो करना पड़ेगा, एडिशनल बोलो अल्टरनेट बोलो, कुछ तो और करना पड़ेगा, और ये चीज़ करी है, पेपर चेक करने में भी मार्क्स दिए, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5C जो आता है प्रोफेशनल इथिक्स, अगर तुमको 2 to 4 नहीं पता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में, तो भाई दिक्कत होती है। 2 to 4 नहीं पता है तो दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिया है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर टू एंटिटी अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट, जीएसटी, टैक्स कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें। भाई तो अगर तुझे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज बताना है ना, तो उसका लिस्ट कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो तुमको ऑन द स्पॉट या तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये समझना चाहिए कि जब तुम क्वेश्चन पेपर में बैठ रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, तो तुमको पेपर का जो ड्राफ्टिंग है ना, वो ड्राफ्टिंग स्किल आने चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग। मतलब ड्राफ्टिंग क्या होता है सर, तुमको बस ये समझना होता है कि अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमको आंसर क्या करना है, ठीक है। अब तुमको इधर उधर का थोड़ा बहुत लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर तुमको जितना पता है उतना लिखोगे तो भाई इतने में तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। बट वही आजू बाजू का क्या लिखना है ना, वो कैसे समझेगा सर, उसके लिए तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, जो हमारे क्वेश्चन बुक में जो आंसर्स है, उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा पहले क्या बताता है, बाद में क्या बताता है, उसको लिंक कैसे करता है, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी।
जैसे कि सेक्शन 2 to 4 मेंशन करना चाहिए था आपने। ये सब लिखने की जगह तुमको ये बस लिखना है कि भाई सीए इन प्रैक्टिस टू रेंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब हमको अलाउ है या फिर हम कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कि अंडर राइटिंग वो सारी चीज़ें जो है ना उसको एक्सक्लूड किया है, मतलब हम नहीं दे सकते, ठीक है। यूपी बिहार की सर्विसेज हम नहीं दे सकते, पोर्टफोलियो ब्रोकिंग अंडर राइटिंग सर्विसेज, ये अगर हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि जो असिस्टेंस जो दिया है ना इसकी वजह से यहाँ पे गिल्टी है, ठीक है। दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने राइट किया है बट आई डोंट नो किसको राइट किया है उसने। आंसर उसने 0 करके एक ही मार्क दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसने गिल्टी लिखा है, ये चीज़ किया है। वैसे तो 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे मोटा मोटी, बट एक दिया है तो भी मैं इसे नाराज़ नहीं हूँ। बट नाराज़ कहाँ पे हूँ मैं, देखो तुम असिस्टेंस जो उसने दिया है ना उसके लिए गिल्टी है ना, ये तुमको यहाँ पे डायरेक्टली लिख के आ रहा है, दिख के आ रहा है। वैसे नहीं होता है ना, हम देख देख रहे हैं ना कि हम जहाँ पे हेल्प करते हैं ना भाई ब्रोकर को ढूंढने में, ये करने में, वो करने में, वहाँ पे तो हमको गिल्टी नहीं है। एडवाइजरी एडवाइजरी टू इशू वो तो हम दे सकते हैं ना। तो अगर असिस्टेंट को गिल्टी किया है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन में ऐसा है ना कि भाई वो बाकी सारी चीज़ें तुम कर सकते हो बट अंडर राइटिंग गलत है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ों में कोई गलत गड़बड़ की बात नहीं है। तो जब तुम लिख रहे हो ना तो प्रेजेंटेशन जो फॉर्मेटिंग ड्राफ्टिंग यही होता है ना। ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग में तुम एक एक पॉइंट को उठा रहे हो और उसको क्लियर कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा है, इसका ये है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो हर चीज़ को जब तुम जितनी ज़्यादा चीज़ों को तुम क्लियर करोगे उतना अच्छे से तुमको समझेगा। तो वही तो होता है ना ड्राफ्टिंग। तो तुमको ये करना पड़ेगा ना, एडवाइजरी हो बाकी सारी चीज़ें, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यहाँ पे ना गड़बड़ की बात है, ये जो चीज़ आती है ऐसा थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा। तो मार्क्स दिया अगेन, देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगले पेज के ऊपर ले लो भाई। भाई पेज वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पैसा दिया है तुमने एग्जाम पे, अभी कर लो पेज वेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिसाइकल हो जाएगा बाद में। नहीं तो तुम 10-12 पेड़ लगा दो भाई। बट ये क्या कर रहे हो तुम, कितनी बार समझाया। देखो ऐसे जो ये जो बच्चे होते हैं ना मोस्टली ऐसे है कि पहली बार मेरे पास आ रहे, क्योंकि जिन्होंने पहले एक बार भी देखा है ना कि क्या 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 जो सारी चीज़ें देख मैंने पहले बताई थी सितंबर सक्सेस सेमिनार में, वो सारी चीज़ें 3 घंटे में मैंने बताई थी, उन्होंने ये गलतियाँ नहीं करी है, ठीक है। तो अगले पेज के ऊपर ले लो, अच्छे से इंप्रेशन क्रिएट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। ये तुम्हारा कम्युनिकेशन है भाई, कि भाई तुम किसी ऐसे बंदे जो कहाँ पे बैठा है पता नहीं है उसको बता रहे हो कि मेरे को कितना ऑडिट आता है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं सीए बनने के लिए कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। ये दोनों के बीच में एक ही चीज़ है, ये है तुम्हारा पेपर। तो गड़बड़ ना कर रही हो भाई साहब। 810, तो 810 के इसने लिखा है कि अच्छा ब्रिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फ्रेमवर्क के बारे में बताया। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्कोरिंग एरिया था। तो क्या बताने का भाई, मतलब मैं तो अभी समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि बहुत बच्चों ने 810 गलत कर लिया। मुझे ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मैं इससे सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ कि भाई 810 क्यों गलत कर लिया, क्यों गलत कर लिया यार, ठीक है। तो कुछ लिखा है ना भाई, अलग ही जोन में लिखा है। बट ठीक है, मार्क्स मार्क्स तो नहीं मिला इसको, एक भी मार्क्स नहीं मिला इसके लिए, ठीक है। तुम देखोगे ना भाई, देखो इफ नॉन कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देन रिपोर्ट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब समझ में आता है ना कि बच्चे का कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना ये है, ठीक है, उसने कितना पढ़ाई किया है वो दिख के आता है। रे तुमने क्या लिखा है उसे समझ में आता है। ऑडिटर शुड चेक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बैलेंस विच इज गिवन इन द रिपोर्ट। मैं आपको दिखा दूं क्या, 810 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देखो ये यहाँ पे देखो, तुमको जो प्रोसीजर परफॉर्म करने, अच्छा तुम्हारे पास आया नहीं, यहाँ पे देखो तुमको जो प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं वो किसके ऊपर, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आती है उसके बारे में तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑडिट के बारे में ही लिख रहे हो, ठीक है। तो इतना भी कम नहीं करना है ना तुमको। जो यहाँ पे जहाँ पे भी, एक तो आईसीआई ने हमको स्कोर करने के लिए कम चांस दिया है, जो पॉइंट वाइज आंसर है वो ही तुम्हारे पास में स्कोर करने के लिए थे। ये मैंने सजेस्टेड आंसर की वीडियो में बोला था कि भाई जहाँ पे तुम्हारे पास में पॉइंट वाइज आंसर है और वो पॉइंट तुमने चेप दिए कि कोई नहीं रोक सकता है, आपके मार्क्स कोई काट नहीं सकता है। बट जो डिस्क्रिप्टिव जो तुम्हारा पैराग्राफ वाला जो फॉर्मेट है ना उसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने ऊपर देखा ना, एक दिया क्या, दो दिया क्या, 2 देने चाहिए थे, 3 देने चाहिए थे, बट कर नहीं सकते। तो ये जो क्वेश्चन थे, 2410 का एक क्वेश्चन था, 810 का एक क्वेश्चन था, कारो का एक क्वेश्चन था, फिर इस्टिमेशन और अनसर्टेनिटी एस्टिमेट, अनसर्टेनिटी 540 का क्वेश्चन था। बट वो भी अगर आपने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स के 2 क्वेश्चन थे। ऐसे करके तुम्हारे पास में 20-25 मार्क का पेपर ऐसा था जो तुम्हारे को पास करा के देगा।
तो उसमें से ये वाला सीन था रे भाई, क्राइटेरिया के हिसाब से ये सीन है वो सीन है। अब तुम कुछ भी लिखोगे वैसे तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। कुछ कुछ बच्चे मेरे को ऐसा मैसेज भेजे रहे, सर मेरा पेपर चेक करो और बताओ मार्क्स क्यों नहीं दिए। तो भाई मैं क्या करूँ, रिप्लाई करूँ कि मार्क्स क्यों दे भाई तेरे को। ठीक है, देखो इतना पेपर में घान करके, इतना लोचा करके, इतना गड़बड़ करके भी 25% का रिजल्ट आया है, 11,000 सीए बने हैं। मुझे तो मैथ्स ही नहीं समझ रहा है। ठीक है, ऐसे ने पेपर मैनेज करने के लिए ये सब भी किया है, रिजल्ट भी दिया है, तो दिया है मतलब क्या, पास हो गए ना बच्चे इतने। मतलब बच्चे कुछ एडवांस है और कुछ बहुत ही कम है, मतलब समझ रहे, गैप बढ़ता जा रहा है। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना भाई, रट्टाफिकेशन में माहिर है वो भाई अलग ही है लेवल है। ठीक है, हम नहीं है भाई, हमको नहीं समझ में आता है जब तक लॉजिकल चीज़ें नहीं बैठती, नहीं आता है। वो आ रहे भाई, आ रहे और पास होते जा रहे, आ रहे पास होते जा रहे, हम अटके जा रहे अटके जा रहे। तो हमको भाई इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा सही नहीं। वो गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तुमको समझेगा यहाँ पे। फिर 265 आता है। ठीक है, यहाँ पे अ, 1 मार्क दिया है ये। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था तो आपने जितना लिखा है। अभी देखो यहाँ पे, देखो मैंने भाई अच्छे से देखा, देख एड्रेस डिफिशियंसी फाउंड इन ऑडिट। ठीक है, बच्चे ने पॉइंट कैसे, मतलब बीकॉम भाई साहब। डिफिशियंसीज फाउंड इन इंटरनल कंट्रोल, डिफिशियंसीज फाउंड इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें जब नहीं आता है तो लिख लो, बट ऐसी चीजें एंड में रखो ना भाई। पहले तुम्हारे जो बेस्ट, कुछ तो होना चाहिए जो तुम्हारा बेस्ट है। 3-4 क्वेश्चन तो होने चाहिए जो तुम्हारे बेस्ट है। पूरे पेपर में 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन तो पकड़ो यार जो तुम्हारे बेस्ट है, ऊपर छाप दो। सर सीक्वेंस वगैरह अरे गया भाड़ में, पास होना इंपॉर्टेंट है यार, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 6 लिखा है वो सब ठीक है, क्लॉज 5 क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है। इथिक्स 135 नहीं किया है। क्लॉज 5, इथिक्स 135 में समझ में आता है कि भाई एक ही जगह पे है, इस क्वेश्चन में क्लॉज 5 है, बात खत्म है। बाकी हर जगह क्लॉज 6 आता। क्लॉज 5 क्यों आया, एक तो इसने बच्चे ने क्यों लिखा है मेरे को समझा ही नहीं है। ठीक है, और फिर देखना मिनिमम फीस के बारे में उसने वगैरह बताया है, बट मार्क्स तुम देख लेना अभी इसमें। अच्छा 3 दिए, शुड हैव गिवन 1 और 2 मार्क्स ओनली। देखो मैंने मेंशन कर लिया। देखो मैं ना तुम्हारे साथ में हूँ ना तुम्हारे खिलाफ हूँ, ना आईसीआई के साथ में हूँ ना आईसीआई के खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं बस चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ना प्रॉपर वो सेट हो जाए। मतलब आईसीआई अच्छे क्वेश्चन निकाले, अच्छे से ये करे, बाकी सारी चेकिंग वगैरह अच्छे से करे, सब करे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाए, बस यही चीज़ है। बट अगर ऐसा आंसर लेकर आए तो पास होने के चांसेस नहीं है। मतलब सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कम मार्क्स देने चाहिए। देखो इसको दिए है 3, पर दूसरा पेपर चेकर होता, मैं बोलता इसको 0 भी किए ना, 0 भी किए ना तो भी गलत नहीं होता। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स एंड कारों में 2 चीज होती है। अगर क्लॉज तुमने गलत किया, गलत क्लॉज में तुमने गिल्टी कर दिया तो आंसर 0 आए, मतलब मार्क्स 0 आएंगे तुमको। ठीक है, आंसर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्लॉज 5 में तुमने उसको गिल्टी वगैरह कर दिया तो ठीक है, अभी क्लॉज 5-6 से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें। बट मैं तुमको बता रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन तुमने पहले देखा है ना, मिनिमम फी मैक्सिमम फी टेंडर वाला सिंपल वाला चीज़ था ना भाई, इसमें क्लॉज 5 कहाँ से आ गया। जो तुमने किए है ना भाई वो क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं ना भाई, तुमने मचा के आना चाहिए था ऐसे में। ठीक है, क्वेश्चन 6 भी SRE 2410। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये, WR का है ना, WR का क्वेश्चन है। तो WR का देखो यहाँ पे भी उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं आए रहेंगे, 1 मार्क आया। WR क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ऑल ट्रांजेक्शन अप टू द क्वार्टर एंड शैल बी इंक्लूडेड इन एंटरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा है WR के बारे में, तो WR के पॉइंट आने चाहिए, यहाँ पे तो आने ही चाहिए। ये एरिया ही ऐसा है कि भाई कुछ स्पेसिफिक पॉइंट वाले आंसर है। तो तुम बीकॉम करोगे ना तो एवन तो तुमको पता है रे सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तुमको पता है, कुछ चीज़ें तुमको लिखने नहीं आती है, कुछ चीज़ें तुमको समझ में नहीं आती है। सो अल्टीमेटली इस सब का पर्पस क्या है सर, ये सब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, ये सब मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या है, कि तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम कहाँ पे गलत हो रहे हो। हर क्वेश्चन में जाके आइडेंटिफाई करो। अच्छा तो 810 भी गलत हो गया, 2410 भी गलत हो गया, क्या मतलब बनता है सर, मतलब बनता है कि हमारा ये अदर स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है। सर तो ये हमको आता था क्या, हमने पढ़ा था क्या, हाँ पढ़ा था, तो पढ़ा था तो याद नहीं है ऐसा सीन है क्या, या फिर पढ़ा ही नहीं था ऐसा सीन है, या फिर हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बट टू द पॉइंट नहीं लिख पा रहे इस क्वेश्चन में, ऐसा वाला प्रॉब्लम है, या फिर हमको पढ़ा भी है याद भी रखा था बस पेपर में नहीं लिख पा रहे ऐसा वाला प्रॉब्लम है।
तो हर बच्चे के अलग अलग प्रॉब्लम है। तुम्हारा पेपर लेके इसको आइडेंटिफाई कर लो कि भाई चीज हुआ क्या था। मैं भाई 3 का करूँ, 300 का करूँ, 3000 का कर लो, कितने भी बच्चों का पेपर चेक कर लो, ये चीज तुम ही कर सकते हो। इसी वजह से मैं बार बार आके ये बताने की कोशिश करता हूँ कि तुमको बार बार टेस्ट सीरीज देनी होती है। टेस्ट सीरीज का इवेल्युएशन खुद से करना होता है। खुद से क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम पता है, मुझे नहीं पता होता है। मैं एक पेपर से जज नहीं कर सकता हूँ, इस पेपर से तो जज ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया चेकिंग करते समय, क्योंकि जज ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पेपर ही इतना गंदा बना दिया उन्होंने। उसके बाद में मुझे पता है कि तुम क्या लिखोगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला पैराग्राफ वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें से मुझे पता है कि 4-5 जो पॉइंट वाइज आंसर है उसमें से स्कोर होगा, जो तुमने गलत करके आ गए। अगर उधर गलत करके आ गए तो मुझे पता है कि भाई बच्चे जो मेजोरिटी, ऐसा नहीं कि स्कोर बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे उसको बच्चे को 13 मार्क्स आए, एमसीक्यू में 20 आए, तो 33 तो हो गए। एक दो क्वेश्चन अच्छे से आ जाते तो बन जाता, पास हो जाता 2-3 क्वेश्चन में। बट दिक्कत तो है ना भाई, फंस गया लूप में, फिर प्रॉब्लम आएंगी, फिर वो चीज़ हो जाएगी। वने इसने शॉर्टकट यूज़ किया है, पहले मेंशन भी नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, तो ये नहीं यूज़ करना चाहिए था। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। क्वेश्चन 1 भी नेटवर्क के गाइडलाइन, 30 दिन 3 महीना, कम से कम आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको पढ़ा होगा एक बार तो अच्छे से। फॉर्म ए, अच्छा, फॉर्म तो पता होनी चाहिए कि ए का क्या है, बी का भरना पड़ेगा, सी का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, डी का वो सब, उसके डेज दो ही तो है ना भाई, 30 दिन और 3 महीना, दो ही तो सीन है, उसको याद कर लेते। देखो बच्चे ने लिखा है केवाईसी, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं भाई केवाईसी, ऐसे ने भी कहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा केवाईसी एक ही जगह पे हो केवाईसी वाला क्वेश्चन, केवाईसी लिख दिया भाई 30 दिन में। भाई कर लो भाई, तुमको जो लेना है ले लो, बीकॉम कर लिया भाई, तो यही सीन है ना। 1 मार्क दे दिया, तो लिमिट एंड क्रक्स का पीडीएफ अच्छे से देखा होता तो भी फॉर्म एंड उसके वो जो 30 दिन और 3 महीना वो तो समझा होता। तो ऐसे ऐसे सीन है, ठीक है। तो जो है ना क्लैरिटी है ना, हो सकता है कि आपने कम पढ़ाई करी है, तो उतना क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि कम से कम भाई प्रोफेशनल इथिक्स जैसा चैप्टर जो है ना, वो तो ऐसा क्लियर होना चाहिए कि कौन से पेज के ऊपर क्या है, किस फॉर्मेट में है, कहाँ पे है, इसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, इतना घुसना चाहिए आपने, इतना, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन 1C, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन भाई क्या लिखा है, सीएपी विल रिपोर्ट द मैटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, बात खत्म, हमने बता दिया, अब तुम कर लो तुम दे दो हमको मार्क्स। क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम क्या बोलते हैं, कारो आया भाई, कारो आया। पैराग्राफ 2 में हमने बता दिया कि इसको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्लॉज 21 एप्लीकेबल है। पैराग्राफ 3 में हमने बता दिया कि क्लॉज 21 में क्या करना है, कंपनीज जो सीएपीएस में ऐड होती है उसमें अगर उनके ऑडिटर ने अगर उनको कुछ एडवर्स क्वालिफिकेशन दिया है, ऐसे रिमार्क दिए, तो हम क्या करेंगे, वो कंपनी उनका वो सब क्लॉज नंबर, पैराग्राफ नंबर उसको ऐड करेंगे। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ है ना, अपनी भाषा में लिख दो थोड़ा क्लॉज नंबर वगैरह वगैरह करके छोटा छोटा, और प्रेजेंटेशन ऐसा आएगा तो मजा आ जाएगा ना भाई, क्योंकि उसको समझेगा कि देखो तुमको पता होती है चीज़ें, ऐसा नहीं कि तुमको पता नहीं, तुमको पता होती है चीज़ें, बट वो प्रेजेंटेशन में, वो ड्राफ्टिंग में वो जो फर्क गिरता है ना भाई, बहुत फर्क गिरता है, बहुत। और ऐसा नहीं कि तुमको रॉकेट साइंस लगाना है उसके लिए भाई, आराम से कर ले, देख ले। अच्छा क्या है, हमको ये तो पता है कि क्लॉज 21 है, हाँ पता है, पैराग्राफ 3 है पता है, तो लिख देना पैराग्राफ 3 है। क्लॉज तो तुमका हर क्लॉज रटा होना चाहिए, तो क्लॉज जो तुमने रटा है उसको चेप दे यहाँ पे, और उसके बाद में लिंक कर ले। पहले वो क्लॉज लिखा, फिर उसको देखा, लिंक कर लिया। उसके बाद में हमने एक्सेप्शन प्रोविजो कुछ कुछ वैसा हमने देखा था, फिर हम देखेंगे गिवन केस में क्या है, फिर उसको अपन लिंक करेंगे आंसर के साथ में, ऐसे करके बना देंगे। 4-5 चीज़ें होती है, फॉर्मेट में डाल के बना देते हैं क्वेश्चन को। प्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग, लॉजिकल कनेक्शन वीक है बहुत, लॉजिकल कनेक्शन को तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, नोक्लार इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड एंटिटीज एंड अनलिस्टेड कंपनी जिसका 250 करोड़, अनलिस्टेड नहीं है दोस्त। मैंने आपको बताया कि सिंपल 2 चीजें है, सर्विस वाला, प्रैक्टिस वाला। सर्विस वाला लिस्टेड कंपनी, एंड प्रैक्टिस वाले में लिस्टेड एंटिटी, एंड 250+ का तुम्हारा ये होना चाहिए। तो भाई साहब, या तो अनलिस्टेड कर दिया, तो नोक्लार कर दिया, फिर बट एक चीज़ है कि इसने लिखा है कि सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो ऐसे ऐसे वर्डिंग आ रहे हैं ना तुम्हारे, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो ये अच्छी चीज़ है ना, ये अच्छी चीज़ है। फिर उसने थोड़ा बाकी का ज्ञान भी दिया है, केएमपी वगैरह वो चीज़ आती है।
इनकम्प्लीट रखा है बस उसको ऑफ लिस्टेड एंटिटी के करके, बट फिर भी देखो 1 मार्क वगैरह दिया है। एंड एप्लीकेबल तो डॉक्यूमेंटेशन वाला नहीं लिखा है, मतलब एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स जैसा तुमको पता नहीं कि नीचे क्या है ऊपर क्या है, ये चीज़ तो गड़बड़ वाली चीज़ है भाई, ठीक है। इसने लिखा है बट वो मार्क्स नहीं आए तो गलत लिखा है, ऑब्वियस सी बात है। कंप्लायंस ऑडिट, ऑडिट चेकिंग ऑल द एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस विल बी स्पेंड एज पर द रिक्वायरमेंट, समझे। ओहो, प्रोपराइटी ऑडिट के बारे में लिख दिया कंप्लायंस ऑडिट में। इसके आगे सारी सारी चीज़ें मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि मैंने पढ़ा है बट क्या करेंगे, इतना अगर कंसेप्ट वेरी करता है तुमको। बेसिक बेसिक कितने ही ऑडिट है उसमें, ठीक है, एक तो तुमने पढ़ लिया, उसके बाद में तुमको समझता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है, प्रोपराइटी ऑडिट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमको कम से कम इतना तो पता होना, अच्छा इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, वो तो आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते ना, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोपराइटी एक्सपेंस वाला ऑडिट, भाई साहब ये तो एमसीक्यू भी आ जाता तो भी 2 मार्क जाते बच्चे के। उठो, आगे बढ़ो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एक बार है ना रिवीजन देख लेना बेटा, जो भी ये पेपर है जिसका भी है ना, पीएससी ऑडिट का रिवीजन देख लेना भाई। अंडरस्टैंडिंग नहीं आया तो बोल लेना, ठीक है। 250 के बारे में तो छोड़ ही दो यार, क्वेश्चन की उन्होंने क्या ड्राफ्ट किया था। रिमोट ऑडिट, डिजिटल ऑडिट है ना भाई, तुम पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे। मैं भाई मैं छोड़ ही देता हूँ, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, डिजिटल ऑडिट। क्यों? क्योंकि बच्चे है ना कि एक बार तो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इतना सब कुछ पढ़ के ना भाई, मैं तुमको बताऊंगा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक एमसीक्यू करेक्ट करोगे। उसके लिए इतना तुमको पढ़ना है, उतने तुमको पॉइंट ऐसे ही चाहिए। देखो कैसे है ना, हम जो बच्चे हैं ना, हमारा दिमाग उतना है नहीं, हमारे पास में उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना रिटेंशन नहीं है। तो हमको अलग होना पड़ेगा रे भीड़ से। भीड़ से अलग होके हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है तुमने एमसीक्यू के लिए कर लिया, बट इतने सारे एक्यूरेट पॉइंट तुमको चाहिए डिजिटल ऑडिट के आंसर में, 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4 लेने के लिए, कि वही वही पॉइंट तुमको चाहिए। अब तुमको देखने की वो 20 पेज का, हमारे नोट्स में 20 पेज का है भाई साहब, तो इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें सब पॉइंट ऐसे है कि तुमको एग्जैक्टली चाहिए वो आंसर, और फिर तुम वो करोगे, वो लिखोगे, एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क देकर जाएगा, और उसकी जगह पे तुम क्या क्या छोड़ के जा रहे हो। तो बकेट के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाई कर लो भाई। जो चीज़ है ना, अगर बकेट तुम्हारे परफेक्ट है ना भाई, उसके बाद में आगे बढ़ो ना। फिर मैं तुमको रोक थोड़ी रहा हूँ, करना है करो, डिजिटल ऑडिट करो, सारी चीज़ें करो, 100% सिलेबस कंप्लीट करो, बट पहले 3 बकेट को कवर कर लो। तुम्हारे भाई 40 तो कवर कर ले मामू, ठीक है। आएंगे ही नहीं मार्क्स पर डिजिटल ऑडिट एंड नो वरीज, सेट के आए हो तो कोई बात नहीं है। सोशल पिलर को आइडेंटिफाई किया है, अच्छी बात है, लेकिन अंदर जो लिखा है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बट जो भी है। आ गए भाई एंड पे, पहला पेपर 20 मिनट लगे चेक करने को। तो मार्क्स हम अगर देखते तो सीक्वेंस तो ठीक ठाक है, मतलब क्वेश्चन 4A नॉट अटेम्प्टेड है, 3 तो पूरा है नॉट अटेम्प्टेड है। तो अगर तुमने 4 चूज किया है तो उसको अटेम्प्ट कर लो। जैसे डिजिटल ऑडिट में 0 आए हैं, अगर यहाँ पे भी 0 आएंगे तो भी दिक्कत की बात नहीं है। बट बैंक ऑडिट था, सिंपल सी चीज़ थी। वो क्या था, वो 15% 20% ऐसा कुछ तो था ना कुछ तो ऐसा वैसा दिमाग लगा के लिख के आते तो 1-2 मार्क आ जाते। देखो स्मार्ट बंदा वो नहीं है ना कि जो ज़्यादा ये कर रहा है वो कर रहा है। स्मार्ट बंदा है कि छोटी छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है, मार्क्स लेकर आ रहा है, कैसे तो करके 40 पे पहुंच रहा है, ठीक है। बस यही है भाई, स्मार्टनेस यही है। बड़ी बड़ी चीज़ों से आप गलत नहीं हो रहे हो, आप छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों से गलत हो रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें क्या है, मैंने आपको जो सितंबर सक्सेस सेमिनार में 3 घंटे में बता दिया है, लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसमें है भाई, बहुत छोटी छोटी बातों से पास होते, बड़ी बातों से पास नहीं होते, छोटी छोटी बातों से पास होते। मुझे पता है, मैं तो आपको बताऊँ, मैंने 5 टेस्ट दिए थे पेपर से पहले, 4 टेस्ट में मैं फेल था, 30-32 ऐसे मार्क थे मेरे। और फिर मैंने हर चीज़ को इम्प्रूव करके समझा है कि भाई गलती कहाँ पे होती है, हर छोटी छोटी चीज़। उसके बाद में जब मैंने पेपर दिया था, क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया मैंने, मतलब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 5 ABC 5-4-5 ऐसा कुछ ना, 5-5-4, ठीक है। तो 14 मार्क्स आए थे मुझे। तो पहला क्वेश्चन जो तुमने चेपा है ना पेपर में, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा बेस्ट, क्या है, 14 आउट ऑफ 14, समझ में आ रहा है, ऐसा बेस्ट होना चाहिए। तो जितना करो उतना ऐसा बेहतर करो कि मार्क्स आ ही जाएंगे भाई। एमसीक्यू 20, इधर 14, भाई कितना 34 का स्कोर हो गया, कितने मार्क का पेपर अटेम्प्ट हुआ है देख रहे हो तुम, 30।
30 और 14, 44 में मार्क्स में से 34 मार्क्स आ गए भाई साहब। अब 56 मार्क का पेपर बचा है, 6 मार्क चाहिए मुझे पास होने में, नहीं आएंगे क्या भाई? बाकी कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं है, वो बस एक दो मार्क ही है बाकी हर जगह पे। बट पहली बार में इंप्रेशन ऐसा क्रिएट कर दिया, बाकी जगह पे बस थोड़ा भी रिलेवेंट लिखा है तो वो जो चेकर है ना उसने अच्छे से मार्क दे दिए मेरे को, ठीक है। तो एक चीज़ है, एसक्यूसी 0, ठीक है, 1 2 मार्क्स तो आने चाहिए थे। पी में देखो 6 मार्क है, कारो में 0 है, अदर स्टैंडर्ड में 0, अदर स्टैंडर्ड में 0 है भाई साहब, पूरा अदर स्टैंडर्ड मिलाकर तो देखोगे तो यहाँ पे WR में कम मार्क्स है, अंडर राइटिंग में देखो, नोकलार में देखो, ग्रुप CFS ठीक है वो तो किया नहीं था, बट एसक्यूसी ये तो ऐसा वाला सीन है यार, ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स तो अभी देखो इस पेपर में है ना, मैं तुमको सच बताऊँ तो उतना बताने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुमको पहले ही बताया था कि दूसरा पेपर होता तो ठीक था। किसी और पेपर में जैसे May 25 में मैंने भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स बताए थे, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा था, MCQ का भले गंदा था, डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स बताए थे, 2 2 पेज लिख के दिए मैंने इंप्रूवमेंट हर पेपर के लिए, ठीक है। ये बच्चे ने क्या किया देखो, पहले क्वेश्चन 6A उठाया है, 6A में इसने 265 मेंशन किया है, जो गलत हो गया है, कोई बात नहीं, 6 मार्क है बच्चों को। मनीष 6B क्वेश्चन क्लियर लिखना चाहिए, 2410 का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आंसर है, ठीक है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अभी ये जो चीज़ है ना वो WR में है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बस उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अच्छे से नहीं जमा होगा बच्चों को। बट ठीक है, अभी यार यहाँ पे पॉइंट तुमको पता था बट आपने वो सेंटेंस में उसको बिठाया नहीं, क्योंकि एक भी अगर आता है ना तो 1 मार्क आ जाता है, और यार एक एक मार्क बहुत कीमती होता है। फिर देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, मतलब कहाँ से लिखा है और कैसे लिखा है वही मुझे नहीं समझ में आता, मतलब ठीक है थोड़ा रिलेवेंट बट इतना ऐसा 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 ऐसा। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑपरेशनल थ्रू, हाँ देखो ये तो देखो 3402 का पॉइंट लिखा है देखो, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वॉज ऑपरेशनल थ्रू आउट द पीरियड वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी क्या 6C इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, शायद ये प्रोफेशनल इथिक्स का है। देखो इथिक्स का तो मैंने फॉर्मेट बना के दे दिया है तुमको, ऐसा क्लॉज नंबर डाल दो, ये बिठा दो, इसमें ऐसा डाल दो, आंसर रेडी हो जाएगा, फिर भी बच्चे मानने को तैयार नहीं भाई, क्या करे भैया। यहाँ पे तुम देखोगे तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ क्या किया है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो पैराग्राफ का ड्राफ्टिंग है वगैरह, प्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग, क्लॉज याद रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाफ नॉलेज है, मिनिमम मैक्सिमम का जो है ना इसने मेंशन नहीं किया है इसमें, मैक्सिमम फीस हो वगैरह है ना, देखो मैक्सिमम फीस वगैरह मिनिमम फीस, वो जो पॉइंट तुमको वहाँ पे मेंशन करने होते हैं ना कि भाई कहाँ पे होता है, स्पेशल एरिया में स्पेसिफिक रिजर्व जो एरिया है CA के लिए उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुमको मेंशन करनी होती है, तुमने नहीं करी है। तो भाई सब देखो क्या यहाँ पे तो 6C को मार्क्स ही नहीं दिया है, ऐसा है भाई, ऐसा है। अब यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि मार्क्स क्यों नहीं दिया है तो तुमको क्या बताऊँ मैं, ठीक है। थोड़ा सजेस्टेड आंसर चेक करो, थोड़ा इम्प्रूव कर लो, पैराग्राफ अच्छे से करके लिंकिंग में बिठा दो कि भाई ये चीज़ हमको अच्छे से पता है, ये ऐसा ऐसा होता है, क्लॉज 6 ये बोलता है, ये टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये चीज़ होती है। उसके बाद में आता है कि स्पेसिफिक एरिया अगर होता है, स्पेसिफिक रिजर्व जो कैटेगरी है उसमें हम देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद में गिल्टी नॉट गिल्टी आता है, ये चीज़ होती है ऐसे। सर 1 2 तो देना चाहिए था, तो देना चाहिए तो मांग लो भाई सब। भाई क्लॉज 10 5C क्लॉज 10 किसके लिए पता है, 1% कमीशन, 1% कमीशन। मैंने तुमको बोला है कि अगर कोई चीज़ हमारे क्वेश्चन बुक में है, अगर वो तुम्हारे आ रही है क्वेश्चन पेपर में, इथिक्स 135 के 2 क्वेश्चन है भाई, ये क्लियरली क्लॉज नंबर सामने लिखा है और ये चीज़ ऐसे होती है लिखा है, कम से कम उतना तो करेक्ट कर लेते। देखो क्लॉज अगर गलत है ना
तो भाई तुम 1 मार्क भी मत मांगो, अगर तुम्हारा गिल्टी है, इनकरेक्ट है, जो भी चीज है ना, क्लॉज गलत है तो मांगो ही मत। इथिक्स 135 के 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ में से, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के साथ में तो खिलवाड़ कर ही नहीं सकते हो तुम। जो 2 क्वेश्चन आए थे इथिक्स 135 में से डायरेक्टली उसमें से अगर खिलवाड़ कर रहे हो तो दिक्कत की बात आती है। 810 को जस्टिफाई करने में भाई ने इतना लिख दिया, भाई टोटल वेस्ट, कि 810 ये बात करता है, उसके बाद में अब्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समरी एफएस भी बोलते हैं, उसकी वजह से 810 एप्लीकेबल हो जाता है। भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्यों जस्टिफाई कर रहा है कि 810 एप्लीकेबल होता है? क्वेश्चन ने बोल दिया तेरे को कि भाई जा इधर जाके ये लिख के आ जा, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोसीजर स्टार्ट कर ले तू। सर इसमें दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत क्या है मतलब, तू एक्स्ट्रा भी लिख रहा है ना, तू लिख क्या रहा है कि ये चीज जो तुझे पता है, तुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए है भाई, ये क्या ब्रीज है, क्या समरी है, वो है ये, अंडरस्टैंडिंग ले लिया, 810 एप्लीकेबल हो गया, जस्टिफाई कर रहा है। सर क्या दिक्कत है भाई? तू लिखेगा आधा पेज, लिखते समय तू अलग थॉट प्रोसेस में जाएगा, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है पेपर में हो तुम, ठीक है। पेपर में ये सब चीजें होती है ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पे टाइम भी खाएगी, वो दिमाग का जो फ्लो बनता रहता है ना हर क्वेश्चन में, वो भी चेंज कर देगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है रे, इसकी वजह से ना सर तो बाकी का अलग नहीं लिखेगा, हम लिखे ना भाई, कोई क्यों नहीं लिखे, बीकॉम भी लिख लो, बट क्या करो पता है क्या, पहले कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल लिए, अच्छा निकाल लिया, उसके बाद में कुछ ही नहीं आ रहा है, तो वो सारा पेपर तो पूरा कंप्लीट करना है भाई, बीकॉम भी लिखो, बट यहाँ पे 810 में बीकॉम कैसे? 810 तो हमारा बकेट लिस्ट का हिस्सा है, अच्छे से करके जाने वाला, पॉइंट वाइज वाला आंसर पूछा है वो उन्होंने, आना चाहिए, मार्क्स 5/5 आने चाहिए थे, बट करे तो क्या करे भाई, ये चीज़ें। तो यहाँ पे तुम ऐसे ऐसे करके आ रहे हो, और फिर प्रोसीजर भी कुछ भी अलग है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 5B ए 505 यानी ये वाला देखो, मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट लिखा है, इसकी वजह से इसको मार्क्स मिले हैं 2। तो मैंने आपको बोला था कि आपने थोड़ा ऐसा ऐसा करके लिखा है कि रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर है, ऐसा ऐसा है, हमको अल्टरनेट या फिर एडिशनल प्रोसीजर करने हैं, ऐसा ऐसा कुछ लिखा है ना, देखो यहाँ पे, तो तुमको मार्क्स मिले 1 2 2 3 मार्क्स मिले, तो अच्छी चीज़ है, मार्क्स मिले। वर्किंग किया है आप में से, न किया है किसी ने? नहीं किया है ना, क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। किसका वर्किंग है सर? क्वेश्चन पहले नहीं देखा है, इसका ये नतीजा होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एसेट्स, ये सारी चीज़ें उसने निकाल लिया है रिपोर्ट करने के लिए पैराग्राफ में, ठीक है। सिंपल था, एमटीपी में क्वेश्चन आया था, वीडियो बनाया था, पीडीएफ दिया था, एडिशनल क्वेश्चन दिए थे, मैं बोला था बस एक बार देख लो भाई, पीडीएफ भी ओपन मत करो, बस एक बार वीडियो देख लो, समझ जाएगा क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। कौन सा है सर? ओएम पैराग्राफ नहीं क्या, ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि बस एक बार देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का जो कंटेंट है ना, सॉरी आंसर का जो कंटेंट है ना, वो क्वेश्चन से ही आता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए लिखा है, उठा ले डाल दे, उठा ले डाल दे। ओएम पैरा क्या होता है? रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग कहाँ से करोगे? जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में, इन्फॉर्मेशन कहाँ पे? क्वेश्चन में है, उठा दो डाल दो, उठा दो डाल दो, बात खत्म। करने का नहीं ना, एक बार चिल्ला चिल्ला के भाई, वो ग्रुप पे जाके देखो, जोर जोर से बोला है कि भाई एक बार करके ही जाना है भाई, समझते ही नहीं है यार। 540 तो छोड़ दो, आधे बच्चे तो छोड़ के जाते हैं, जो करके जाते हैं उनमें से आधे को नहीं समझता है, क्योंकि लॉजिकल लिंकिंग नहीं बैठता है, याद नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तुमको बोला है ना, इस पेपर में एडवाइस एज एडवाइस कर लूँ मैं हर एक को बैठ के, ये चीज़ है ना, ये बहुत कम है, थोड़ी सी, थोड़ी कम ही है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाता हूँ ज़्यादातर कि बच्चा सच में प्रॉब्लम पढ़ाई में आ रहा है, पेपर क्लियर करने में आ रहा है, रिटेंशन में आ रहा है, याद नहीं रख रहा, क्या क्या चीज़ हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हो रही है, इसकी वजह से दिक्कत है। ये पेपर में नहीं समझ सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा 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 टेढ़ा टेढ़ा करके डाल दिया है। समझने के लिए मेरे पास बस 2-4 क्वेश्चन है, 2410, 810, और ये वही 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 चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। सेबी एलओडी, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ तो कांड करके रख दिया ऐसा है, समझे कैसे कि बच्चों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्टिव भाई तो मुझे पूछोगे तो भी नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब हम पढ़ते हैं ना कि समझने के लिए, कि भाई किसी और कंटेंट में हमको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, किसी और क्वेश्चन में, तो हम कुछ तो लिख पाए थोड़ा बहुत रिलेट करके वगैरह। ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही अगर तुम क्वेश्चन बनाओगे, तुम तो बना सकते हो डियर आईसीआई,
ठीक है, BSQC का क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर किया होता तो थोड़ा रिलेवेंट तो लिख पाते कि क्या 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 कैसे कैसे चीज़ हो रही है, बट वो भी नहीं किया है। ठीक है, फटाफट करते हैं अभी ख़त्म इसको। 1C क्लॉज 20, भाई बच्चे को 6 मार के डिस्क्रिप्टिव में कारों में क्लॉज 20 लिखा है। अब ये एक तो ये हो सकता है कि उसको 21 लिखना हो बट उसने 20 लिखा है, बट भाई फिर वो तो रोमन नंबर हमको नहीं आता है। भाई चौथी में पढ़ा होगा तुमने, तीसरी चौथी में, तो एक तो ये नहीं होना चाहिए कि रोमन नंबर नहीं आता है। और अगर तुमको क्लॉज 20 ही लिखना था तो भाई मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट नहीं कर सकते, लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, क्वेश्चन का लिंक नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर है। फिर देखो ग्रांट रजिस्ट्रेशन, देखो क्या लिखा है, ऑन स्क्रूटिनी, और क्या है ये पता नहीं, द काउंसिल में आस्क फर्दर इंफॉर्मेशन और ग्रांट रजिस्ट्रेशन विथ 30 डेज ऑन एप्लीकेशन, नहीं क्या। देखो हमको भी पढ़ने में बहुत समझता नहीं आधी बार, बट पढ़ते हैं समझने के लिए क्या लिखा है। बट डायरेक्टली ग्रांट कर दिया एप्लीकेशन 30 दिन में एप्लीकेशन की, ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ही ग्रांट कर दिया। तो मतलब अगर पता ही नहीं है तुमको, कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो पेपर भी हम क्या चेक करें, और आप भी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पास हो जाओ। ठीक है ना, कंसेप्ट ही नहीं पता है तुमको कि अच्छा नेटवर्क ऐसा होता है, 4 4 फॉर्म होते हैं, 30 30 दिन, 3 3 महीने का टाइम लिमिट होता है, ये होता है वो होता है। तो भाई जिनको भी बहुत कम स्कोर है ना, 20 है, 25 है, उसमें से उनका ज़्यादातर स्कोर MCQ में आया रहेगा। फिर यहाँ पे थ्योरी में 10 से नीचे आया रहेगा। तुमको है ना बच्चों अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो ये चीज़ होती है जिसको रट्टा मार के नहीं समझा जाता, ठीक है, ये चीज़ को पहले समझा जाता है लॉजिकली कि अच्छा हम एप्लीकेशन करेंगे, ओ फॉर्म ए नेम अप्रूव करेंगे, नेम रिजर्व होगा, फिर भरना ही पड़ेगा। बी, फिर सी फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है, फर्म था LLP करना है, कंपनी करना है, ये हो। या फिर डी, क्यों फॉरेन में ऐसा है, अच्छा ये चीज़ होती है। तो कुछ चीज़ें लॉजिकली पता होनी चाहिए, और उसके बाद में तुम उसको याद रखते हो। अच्छा तो फिर फॉर्म ए के लिए कितना है, 30 दिन है कि 3 महीना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक पढ़ाई का टेक्निक होता है, समझने का टेक्निक होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। ये अच्छा मेंशन किया है उसने ऐसा दो दो करके, तो पेपर चेकर खुश हो गया, देखो यहाँ पे दो दो टिक दे के मार्क्स दे दिया भाई साहब। सही है गलत है बट खुश तो हो गया। खुश तो हो गया, खुश तो बहुत रहे होंगे आप, तो खुश हो गए तो हम भी खुश है भाई साहब। आप खुश, वो खुश, हम भी खुश। न्यूक्लियर अगेन 250 बता दिया भाई इन्होंने, इधर भी बता रहे हो तो अलग अलग करके बता दो कि इसका अलग है इसका अलग है, या तुम मत ही बताओ ना इसका, तुमको अगर पूछा ही नहीं ऑडिट लाइन का तो क्यों बता रहे हो। क्योंकि होती है बहुत सारी चीज़ें, अब ये भी थोड़ा 19 20 इधर उधर होता है। बट अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि अगेन 250 करोड़ वगैरह क्या क्या कुछ तो मेंशन किया है उसने। 250 का डॉक्यूमेंट, अच्छा 230 है कि 250 है क्या पता, डॉक्यूमेंटेशन 230 होगा। नोट्स के ऊपर कमांड नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स भी कह रहा है, क्योंकि नोट्स के ऊपर कमांड होती है तो समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही होगा। ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे नहीं, या फिर पता होता है थोड़ा याद होता है कि अच्छा इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन वाला सीन था, ऐसा था कुछ तो था, तो ऐसा भटकते तो नहीं ज़्यादा। अ, ये क्या था, कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, 1 मार्क दिया है। अगेन अलग चीज़ें आती है, ख़त्म हुआ रहेगा। एक बार चेक करेंगे बच्चे का क्या सीन है, मार्क्स देख लो सबसे आखिरी में जो, सॉरी, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस देखोगे आप तो यहाँ पे तुमको समझेगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स सबसे आखिरी क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सीक्वेंस इंप्रूव, अब ये बच्चे को तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि देखो SQC 0, प्रोफेशनल इथिक्स 0, कारो 0, अदर स्टैंडर्ड 0, मतलब 0 भाई, P 0, कारो 0, अदर स्टैंडर्ड 0, SQC 0। तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, कहाँ से मार्क्स कहाँ से लेकर आओगे, स्टैंडर्ड से, इधर से उधर से नहीं ना भाई, कैसे कैसे देखो, सारा SQC P कारो 0 है, सब P 0 है, यहाँ पे 810 0 है, 2410। तो बच्चे पढ़ाई कर ले, और कुछ
नहीं कह सकता। और किसी का पेपर है कि हाँ सुमित का है, सुमित का डिस्कस करते। चलो फटाफट, बहुत हो गया। बच्चे का ये बहुत सारी चीज़ें ठीक है बट क्लियर नहीं कर पाया, तो ये पेपर अच्छा हो सकता है आपके बहुत सारे बच्चों के लिए जो पढ़ाई तो करते बट फिर भी पास नहीं हो रहे। तो ग्रुप ऑडिट में लेट मी वेट। तो ग्रुप ऑडिट का जो कंसेप्ट है, इसने लिखा है कि ओएम पैराग्राफ आता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन डाल दिया। बट अगेन इसने क्वेश्चन 3 सिलेक्ट किया तो रॉन्ग सिलेक्शन है, ठीक है। ये सब फिर ग्रुप ऑडिट के हिसाब से लिखा है। एक इसका नतीजा है, नया क्वेश्चन था नहीं देखा है, उसका नतीजा है, तो मार्क्स सीधा 1। और अगर तुमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था तो ऊपर नहीं उठाना था, इसको नीचे रखना था, ठीक है, नीचे ही रखना था ये क्वेश्चन, अगर तुमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और वैसे भी है ना, समझने की कोशिश करो, जहाँ पे भी पॉइंट वाइज आंसर आता है और जो तुमको आता है ना वही क्वेश्चन ऊपर डाल दो भाई, क्योंकि वो ऐसा मार्क्स आते जाएंगे ना, 4-5 4-5 4-5 भाई। एक तो पेपर चेक करने वाला है ना, उसका इंप्रेशन तो क्रिएट हो जाएगा, वो अलग बात है। बट वो अगर तुमको फेल भी करना चाहे ना बाद में, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4-5 करके 20 15 20 मार्क तुम्हारे पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। वो वापस कम भी करेगा ना, तो वो अगले आगे वाले क्वेश्चन में करेगा, तब तक तो हम पास हो चुके हैं। तो ऐसे जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, या फिर वॉइस वाले आंसर होते हैं ना, इसको पीछे ही रहने दो। जो पॉइंट वाइज आंसर्स होते हैं ना, उसको आगे रखो, अच्छे से करके जाओ उसको, बस यही चीज़ है। 540 अगेन आई कांट एक्सपेक्ट। और इसने ए बी सी किया है, तो क्वेश्चन का वो ए बी सी का सीक्वेंस है, वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 3 में ए बी सी का सीक्वेंस है। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो एंड में रखो, क्योंकि देखो तुम्हारे पहले 2 क्वेश्चन ऐसा है कि ऊपर 1 मार्क आया, नीचे 0 मार्क आया, तो थोड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। 2410 का ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला भी आंसर क्वेश्चन आया ही था, तो तुमने पहले क्वेश्चन उठाया है कि क्वेश्चन 3, जिसमें से 540 है जो तुमको अच्छे से पता नहीं है। 2410 का ऑब्जेक्टिव है, नया क्वेश्चन है। जो ग्रुप ऑडिट का कंसेप्ट है वो भी पूरा का पूरा नया क्वेश्चन आया था, जो तुमने नहीं देखा था। और ये क्वेश्चन 3 बड़ा वाला तुमने उठा दिया है पहली बार। हमने क्या बोला है कि तुम पेपर लिखते लिखते तुमको पहले पता होना चाहिए कि 40 मार्क कितने बजे आ रहे हैं तुम्हारे, 3:30 3:45 बजे तक। पहले वो 40 मार्क ले लो जो तुमको पास करेंगे। तुम अगर ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तुमको समझेगा क्या 40 मार्क इसमें से आएंगे क्या, आए क्या, तुमको नहीं आते ना। पहले 3 क्वेश्चन बेस्ट, मैंने बोला मुझे 14 मार्क्स थे भाई, 554 आउट ऑफ मार्क, आउट ऑफ। तो पहला जो तुम्हारा जाएगा ना, ऐसा जाने दो कि भाई तू कम कर ले, बाद में हमको दिक्कत नहीं है, पहले ही हम पास है, हम पहले ही पास है, समझा करो, ठीक है। तो कुछ बोलेगी क्या फर्क पड़ता है हर चीज का, तो वो देखते हैं भाई, फर्क बहुत पड़ता है, 2-2 3-3 मार्क, 1-1 मार्क से बहुत फर्क पड़ता है। कैसे समझाऊं मैं तुमको। 810 लिया है, टू द पॉइंट आंसर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको करने पड़ेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोसीजर 810 बोला है। अदर स्टैंडर्ड में तुमको ऐसे अगर क्लियरली बता दे रहे 5B, देखो इतना सब कुछ लिखा है बट समझ में आता है ना। आप देखो, ये बच्चा है तो होशियार, बट पता है ना कुछ कुछ जगह पे ऐसा गड़बड़ 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 कर 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 करके फेल हो जाते, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो इसने अगर वो वाली चीज़ लिखा होता, इसने वो आइडेंटिफाई नहीं किया है कि भाई, इसने लिखा तो बहुत कुछ है, आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैनेजमेंट से आया है, मैनेजमेंट से आया तो डाउट ऑन रिलायबिलिटी आएगा, मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी लिख ले, एडिशनल अल्टरनेट प्रोसीजर लिख ले, ऐसा कुछ कुछ तोड़ मोड़ के लिख ले तो भी मार्क्स आ जाते एक का दूसरा, बट 0। ये क्वेश्चन पहले था, आके गया था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए भैया, कर लेंगे कर लेंगे। इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। 5C वाला जो आंसर है, अगर तुम इसमें लॉज वगैरह मेंशन नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसका था ये, अंडर राइटिंग वाला था, तो इंट्रोडक्शन को 2 to 4 वाला सीन था वो, तो उसको तुम अच्छे से मैनेज कर लो, फिर भी मार्क्स आए हैं।
कैन बी इम्प्रूव साइडली, चेक सजेस्टेड आंसर एंड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। इसका उसने, हाँ उसका अगर मैंने पढ़ के देखा ना इसको, तो पढ़ के देखने के बाद तुमको ये मैं बोल रहा था कि तुम लिंक करते जाओ कि अच्छा अच्छा ये चीज़ है कि सीएन प्रैक्टिस को देखो अलाउड है मैनेजमेंट के सर्विसेज देना, मैंने एमसीएस के सर्विस देना, एक्सेप्शन में नॉट अलाउड है अंडर राइटिंग। ऐसे लिंकिंग करना, ये चीज़ मैं तुमको बता रहा था कि भले तुम सजेस्टेड के आंसर के साथ में मैच नहीं कर पा रहे हो, बट तुमको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ हुआ है ना, तो तुम उसको लिंक कर लो कि अच्छा ये चीज़ हुआ है। फिर इसमें तुम वो भी ऐड कर लो कि एडवाइजरी का सर्विस दिया है, एडवाइजर सर्विस है उसको दे सकता है, बट क्या नहीं दे सकता है, अंडर राइटिंग। दिक्कत कहाँ पे, अंडर राइटिंग में। ऐसी सारी चीज़ें ना, तो ये चीज़ ऐसे तुम बता देते हो ना कि देख मेरे को ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो देखो इसने टिक कर देना, अच्छा इसको ये तो पता है। ऐसे होता है, तो एक आध दूसरा मार्क जो बढ़ता है ना, तो यहाँ पे बढ़ता है। तो इसने ये किया और नीचे गिल्टी देख लिया, गिल्टी देख लिया, इसको टिक कर लिया, ऊपर ऊपर टिक कर लिया, 2 मार्क दे दिए। हालांकि आने तो चाहिए थे इसको 4 मार्क, तो बट उसमें क्या है कि तुमने 2 to 4 मेंशन नहीं किया है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस एडवाइजर को इलेबोरेट नहीं किया है, वो सारी चीज़ें आती है तो ठीक है। अभी 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए होता तो 3 तो आ जाते इसमें से। 6 ये नंबर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लिखा है, तो नंबर तो पता है ना भाई साहब, 265 का क्वेश्चन है शायद से ये, ऐसे 265 हाँ डिफिशियंसी। तो नंबर भाई ऐसे के नंबर तो भाई सीए फाइनल भाई ऐसे पता होता है ना, हम देखते ही वो ऐसे के कंटेंट को उसके नंबर से, क्या अच्छा इसमें ये उसमें ये। बहुत बच्चे को ना कन्फ्यूजन होता है, 610 600 620 समझता नहीं किसका क्या है, वो अलग बात है। बट ऐसे ही नहीं पता है, नंबर नहीं पता है, तो मोस्टली ऐसे के नंबर पता होने चाहिए, कारों के क्लॉजेस पता होने चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि नंबर मेंशन नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा दूसरा फालतू का कोई ऐसे आता है तो चेप देना, वैसे भी अपन एंड में आते हैं तो इसमें इतना कुछ देखते नहीं है। तो यहाँ पे 1 मार्क दे दिया, 1 मार्क लेके बैठ गए, कोई बात नहीं हमको। देखो भाई, मैं ना हर क्वेश्चन में तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि, सॉरी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। 6B 2410 WR, ये जो पॉइंट है बच्चे का बहुत क्लोज है, ये जो पॉइंट है ये भी बच्चों का बहुत क्लोज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में था, बट मैंने आपको पहले ही सजेस्टेड आंसर में दिखाया था कि अच्छा ये डिस्क्लोज टू ऑडिटर, ऑडिटर को बताया उसने, जो ऑडिटर को नहीं पता था, और इसके ऊपर हमने WR ले लिया। तो ये कंसेप्ट होता है ना, तो अगर कंसेप्ट तुमको पता है ना, तो तुमको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। यही तो मैं बताता हूँ, कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर लो भाई, रट्टा बाद में मार लेना। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये समझो कंसेप्ट क्या है, डिस्क्लोज टू ऑडिटर, कि ये चीज़ें जो हमको ऑडिटर को नहीं पता है, मैनेजमेंट को पता है, उसने हमको बता दिया, ये तू लिख के ले ले बस। फिर जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आती है ना, ये होती है। क्योंकि देखो, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट पॉइंट तो तुमको याद रहेगा, अच्छा सब्सिक्वेंट इवेंट का एक पॉइंट था, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पॉइंट था, बट मार्क्स नहीं आ रहे। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी, कुछ तो ऐसा करके कि कंप्लीट सेंटेंस बनाओ या फिर ऐसा लॉजिकल वाला सेंटेंस बनाओ। तो यहाँ पे मार्क्स दे दिया, यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए मेरे हिसाब से। इसको भी उन्होंने मार्क्स देने चाहिए, बहुत क्लोज पॉइंट से, तो इसको दोनों को मार्क्स देने चाहिए थे। हालांकि उसने गलत किया है, तो 3 मार्क्स तो उन्होंने देने चाहिए थे, हालांकि उन्होंने 2 दिए हैं तो बड़ी बात है, बट 5 में से ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लेते अपन भी। 6 क्लॉज 6 पार्ट 1, इसका ड्राफ्टिंग देखो, अभी यहाँ पे उसने ऊपर वाला अच्छा किया था, यहाँ पे उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। क्योंकि हम जो फॉर्मेट में आते हैं ना कि अच्छा टेंडर में क्या होता है, ये होता है, पहले ये नहीं होता है, इसका ये होता है, उसका ये एक्सेप्शन है, फिर ये स्पेसिफिक एरिया आता है। इसने जो है ना उसने थोड़ा उल्टा लिखा है, मतलब नहीं क्या सीधा ये चीज़ एप्लीकेबल है ऐसा करके लिखा है, तो वो थोड़ा ड्राफ्टिंग में गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत आती है। गिल्टी कर दिया है तो 3 मार्क आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। फिर 3 मार्क से क्वेश्चन 1, तो देखो 1 अच्छे से थोड़ा लिखा होता तो बढ़िया था। क्वेश्चन 1 में इसने भाई पूरा प्रोफेशनल इथिक्स छाप दिया है, मतलब SQC 220 तो बाहर में गया, पूरा प्रोफेशनल इथिक्स ही छेप दिया है। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन के एंड में, प्रोफेशनल इथिक्स का वर्ड यूज़ नहीं किया है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल इथिक्स नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो समझ में आता है कि ये किसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि बहुत लोगों ने नहीं किया है,
बहुत लोगों ने देख के लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। हमारे ज़माने में, हमारा बहुत पुराना ज़माना जो है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे तो भी चलेगा। क्यों सर? क्योंकि वो हमारे पास में 8 पेपर थे भाई, 8 पेपर। कॉस्टिंग था जो बहुत गंदा था, लॉ था, ऑडिट था, तो उनको खेलने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्कोप था। कॉस्टिंग और लॉ निकाल लिया, ठीक है। तो ग्रुप 2 में अभी बचा बस आईबीएस, ग्रुप 1 में बचा बस ऑडिट। तो खेलने के लिए उनको उतना ही एरिया बचा है, तो खेलते ऐसे कुछ गेम्स वगैरह करते। तो अब तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, तुमको करना पड़ेगा। हमको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे हमारे पेपर भी गंदे थे, बट ऐसे वाले नहीं थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं खेलते थे, वो दूसरी जगह पे खेलते थे। जैसे कि मैं 23 में 9 ग्रेस मार्क दिए उन्होंने, 9 ग्रेस मार्क, इतना गंदा पेपर आया था। बट खेलने के तरीके अलग थे, अब ये तरीके चेंज हो गए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन तुमको अब कंसेप्ट के बिना नहीं चलेगा भाई, मैं इतना तुमको बता देता हूँ। कंसेप्ट चाहिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके एग्जैक्ट आंसर तुमको लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद में जाके तुम कहीं पे पहुंच जाओगे 40 के आसपास। सर जो बच्चे 60-60 मार्क लाते, 70 मार्क लाते, भाई कंपैरिजन मत करो। अपन अलग है, वो बच्चे अलग है। हमको पास होना है भाई, वो तो पास हो गए तो पास हो गए, उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो? उनका है ना भाई, अंग्रेजी बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, रट रट के पढ़े हैं। 10वीं में 99 100% स्कोर है, 12वीं में 98 99 स्कोर है उनका। तो भाई उनका माइंडसेट ही ऐसे बना है ना भाई, काजू बादाम खा खा के आए रहेंगे, रट रट के जाएंगे, रट रट के सारी चीज़ें लिखेंगे। हम नहीं कर सकते ना, हमको पता तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ये चीज़ होती है। मैक्सिमम 20 नेटवर्क के गाइडलाइंस, अच्छा थोड़ा बहुत लिखा है इसने अच्छे से, बट नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। लिमिट एंड क्रक्स तो पता होना चाहिए, फॉर्म के नाम एंड उनका टाइमलाइन तो पता होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स नहीं छोड़ सकते, 100% कवरेज। इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डोंट मेंशन, क्या मेंशन नहीं करना है? अगर 21 क्लॉज है तो बाकी के क्लॉज क्यों मेंशन किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि कारो में, प्रोफेशनल एथिक्स में एक गलत क्लॉज मतलब 0 मार्क। तुमने सही भी लिखा है, मतलब क्या कहने का कि तुमने सही भी लिखा है, बट तुमने और एक एक्स्ट्रा क्लॉज लिखा है और दूसरा क्लॉज किया है, उसके अंदर गिल्टी किया है, फिर उसके अंदर में तुम लिख रहे हो ना, तो जो सही किया है ना उसको भी गलत कर देंगे वो, ठीक है। 0 करने के उनके पास में पूरा पूरा उनके पास में अधिकार है, हक है, ठीक है। तो जब तुमको पता है कि भाई इधर का कोई सीन ही नहीं है, ये क्यों लिख रहे हो? वो जो तुम्हारा ओपी ये है ना, उधर नीचे लिखो। तुम्हारा मेन क्वेश्चन किसके आधार पर है? क्लॉज 21 है। मेन क्वेश्चन का बेस क्या है? इसकी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा छाप पढ़ना चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ के एज पर पैराग्राफ 3 क्लॉज 21, पैराग्राफ 2 ये चीज़ होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ है, 2 कंपनी 3 कंपनी, एक कंपनी का ये नाता है, ये क्लॉज नंबर है, 5 मार्क्स दे दे। ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ मैं तुमको बता रहा था, डियर आईसीआई करके, कि कंप्लायंस ऑडिट लिखा है बच्चे ने, इसने बताया है कि भाई रेगुलरिटी आता है, प्रोप्राइटी का कंसेप्ट आता है, और कंप्लायंस ऑडिट में ये 3 चीज़ आती है। भाई इसको कितने मार्क्स दिए तुमने? 2C 2 मार्क दिए, ये 4 मार्क का, 4 मार्क का है तो 2 मार्क दिए। तो भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे? ठीक है, लिखा तो है ना अच्छे से, लिखा तो है ना भाई यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप सजेस्टेड आंसर ही इतना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? अभी क्या लिखे हम, ठीक है। तो 3 मार्क्स तो कम से कम यहाँ पे मिलने चाहिए थे। तो डियर आईसीआई वाला कंसेप्ट है। नो क्लार में ये सेकंड कंसेप्ट में है, अगेन वो 200 250 करोड़ वाला। कंसेप्चुअल क्लियरिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोफेशनल एथिक्स का कवरेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। 250 तो छोड़ ही देते यार, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना कि देखने का भी मन नहीं करता है। क्वेश्चन का सीक्वेंस देखो, क्वेश्चन 6 था, पहले उठाना चाहिए था, फिर 5, ऐसा करना है। 5 6 जो है ना, ये क्वेश्चन पहले उठाने चाहिए थे, 2 क्वेश्चन बहुत। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर उल्टा करो, नीचे से पढ़ के आ जाओ, ठीक है, पहले, क्योंकि होता है ये गड़बड़। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन 1 था वो अच्छा था, मतलब ऐसे देख सकते थे, इतना कोई एज नहीं था, बट क्वेश्चन 5 6 पहले सॉल्व करना चाहिए था, फिर बाकी सारी चीज़ें करनी थी। एसक्यूसी में, कारों में गलत है, प्रोफेशनल एथिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अदर स्टैंडर्ड में गड़बड़ है। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि ये पहले 2 बकेट जो होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तुम।
और मैंने देखा कि आपने देखा कि किसी ने भी 100% कवरेज नहीं किया है, ठीक है। 100% मतलब विथ ऑप्शन, है पेपर अगर तुमको पता है कि पास होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, तो इस केस में विथ ऑप्शन तो तुमने कर लेना चाहिए, ठीक है। विथ ऑप्शन मतलब तुमने जो क्वेश्चन नहीं किया है क्वेश्चन 4 वो भी कर लेना, उसमें से एक आध मान लो कि उसमें से तुमने अभी यहाँ पे कौन सा नहीं क्वेश्चन 4 नहीं किया है, तो 4 में A B C है, इसमें तुमने बैंक ऑडिट कर लिया होता, वो 15 टका 20 टके का रेट था, उसमें तुमने इसे भी छाप दिया होता, और फिर सोशल पिलर करके तुमने लिखा होता। यहाँ पे 1 मार्क आता, यहाँ पे 1 मार्क आता, 2 मार्क आते, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 1 है तो छोड़ दो तो 2 मार्क, अच्छा 3 मार्क आते, इनकेस 3 मार्क आते तो तुम्हारा ये 1 मार्क बढ़ जाता। सॉरी 1 मार्क के लिए इतना करना है, अरे भाई कर लो। तुम ऑडिट को समझ नहीं रहे हो, ऑडिट को तुम सीरियस नहीं ले पा रहे हो अभी तक, तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो भाई बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं तुमको, अच्छा एंड में है तो ना मैं आपको ना बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे हो ना, अभी अभी तुम यहाँ पे 1 घंटा देखा है तुमने, तुम मेरे चैनल पे हो, तुमने यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो एक चीज़ तो मुझे पता है कि आप पास होने के लिए परेशान हो, ठीक है। क्योंकि मेरा कंटेंट ही ऐसा है, मेरी सारी चीज़ें ऐसी है बनी ही, मैं करता ही उन लोगों के लिए जो पास नहीं हो रहे, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि आप पास होने के लिए ये है, दूसरी चीज़ है कि आप बहुत होशियार लोग नहीं हो। बहुत होशियार मतलब कि आप होशियार हो ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंपेरेटिवली जो बाकी के लोग जो सीए एग्जाम दे रहे, जो अभी नए नए बच्चे आ रहे, जो हमारे ज़माने के नए नए बच्चे थे वो अलग चीज़ थे, ठीक है। जो लूप में अटके वो अलग है, और जो नए नए आ रहे वो तो क्लियर कर जाएंगे, उनमें से कुछ तो ऐसे आते आते ही क्लियर कर देते, ठीक है। ये चीज़ अलग है, ये बच्चे अलग है और तुम अलग हो। अगर तुम अलग हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि तुमको समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा पेपर को उठाओ, एक एक क्वेश्चन देखो, अच्छा एसक्यूसी, एसक्यूसी में क्या था, मैंने इतनी बार किया है, क्या था, ऐसे ने गड़बड़ किया था, मैंने गड़बड़ किया था, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, मैं कितना रिलेवेंट लिख पाया हूँ इसमें। अच्छा कारो, कारो में क्या दिक्कत थी भाई, कारो में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो तो आने चाहिए ना यार। प्रोफेशनल एथिक्स में 2 क्वेश्चन उन्होंने अलग पूछे थोड़े, मतलब जो हमको अ, करने थे वो ऐसे नहीं किए, उन्होंने थोड़ा अलग किया, ठीक है। नोक्लार और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एक आध क्वेश्चन पूछा, बट 2 क्वेश्चन तो हमारे हाथ में थे, पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे आए थे क्वेश्चन, कोई चीज़ नहीं था उसमें, कोई ट्रिक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे के ऐसे आए थे, तो वहाँ पे मार्क्स कहाँ गए। उसके बाद में नोक्लार का तुमको एप्लीकेबिलिटी नहीं पता है क्या, उसके बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें यार, नेटवर्क में तुमको 4 फॉर्म उसका ये टाइमलाइन नहीं पता है क्या। सर यही जो पॉइंट्स है ना, 810 तुमने गवाया, 2410 तुमने गलत किया, सही नहीं कर पाए, तो अदर स्टैंडर्ड का स्कोर कम हो गया तुम्हारा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ यार, मैं खुद मानता हूँ, 2410 का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया ना, WR का क्वेश्चन 810, ठीक है। 540 भी मैंने छोड़ दिया, कारो प्रोफेशनल एथिक्स के 2 क्वेश्चन, ऐसे कुछ गिने चुने क्वेश्चन थे ये पेपर में। एक तो मैंने तुमको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझ पाऊंगा इस पेपर से, बट ऐसा है कि 25 टका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट तो अच्छा आया, 11,000 बच्चे सीए बन गए भाई। तो है कुछ चीज़ें ऐसी जो हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आईसीआई को तो हमने बोल दिया जो भी किया, बट अल्टीमेटली है कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट है यार, हम इम्प्रूव करेंगे तभी तो चीज़ें होगी, नहीं तो नहीं होगी। तुम कर लो कितनी भी कोशिश, इम्प्रूवमेंट तो तुमको करना पड़ेगा हर। देखो सिंपल सी 2 चीज़ें मैं तुमको बता देता हूँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी दिक्कत कहाँ पे है। स्पेसिफिक चैप्टर में देखो, एसेज में दिक्कत है, और अदर स्टैंडर्ड्स में दिक्कत है, कारो में है, प्रोफेशनल एथिक्स में, एसक्यूसी में, तुम्हारी दिक्कत कहाँ पे है। बकेट लिस्ट देखो, पहले 3 बकेट में तुमको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो नहीं आता है वो भी कर लो, वो बकेट में से कुछ नहीं छोड़ना है, एक भी पॉइंट, नाम, नंबर, टाइटल, सब कुछ छोड़ना, सब कुछ करके जाना है, सब कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ करके जाना है। फिर देखो कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन ये समझने की कोशिश करो कि अभी जो रिसेंट सारे क्वेश्चन आए ना, वो डायरेक्ट नहीं, सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा है भाई। जो तुम देखोगे लास्ट अटेम्प्ट के इधर के एमटीपी आरटीपी सारे इनडायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ मत छोड़ो। पिछले 3-4 आया आरटीपी देखो, अभी इसमें से तुमने देखा एमटीपी का एक क्वेश्चन था, पहले नवंबर 23 का आरटीपी का क्वेश्चन था, फिर 2-3 साल के जो आरटीपी एमटीपी है ना,
उसको कवर कर लेना, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन दिए हैं। May 24 से तो आगे तो सब कुछ कवर कर लेना है तुमने अच्छे से, MTP RTP। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर लो तुम। देखो तुम्हारा प्रेजेंटेशन, देखो कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। ड्राफ्टिंग है क्या, सीक्वेंस है क्या, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है क्या, और हर एक के हिसाब से। या फिर पेपर में टेंशन आता है, बैठ नहीं पाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपको देखना है तो वो सितंबर सक्सेस सेमिनार देखो, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। बट मोटा मोटी बात यही होती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुमको आइडेंटिफाई करना है और उसको देख के करना है। बचे ही कितने दिन है यार, अभी एक आध महीना बचा है एग्जाम के लिए, इतना सब कर सकते हैं क्या? देखो दिन जिनके दो सब्जेक्ट है ना, एफआर और ऑडिट, देखो मैंने ये भी बताया था कि भाई साहब तुम क्या करोगे, ऑडिट के ऊपर फोकस करोगे या एफआर जाएगा। बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर आपने बताया तो था, गया एफआर गया। एफआर मतलब उतना स्कोर नहीं होता। देखो ऑडिट 40 पे ही रहने दो, ऑडिट में 50-60 नहीं आएंगे, 40 ही आते हैं। तो तुमको एफआर को 60-70 का टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है? एफआर एफएम का स्कोर को टारगेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑडिट में हम जो टारगेट रखते हैं वो 40-50 का रखेंगे, ऐसा नहीं। टारगेट तुम कितना भी रखो भाई, 60 का, 70 का, 80 का, 100 का रख लो भाई, आएंगे तो 40 ही, इतना समझ लेना, ठीक है? पढ़ाई तुम ज़्यादा कर लो, बहुत ज़्यादा, 60 मार्क तुमको आने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए। बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होती है ऑडिट में स्कोर करना, बहुत दिक्कत की बात आती है हम जैसे लोगों के लिए। या फिर इसमें बाकी का सारा एग्रीगेट निकाल लो, ऑडिट मतलब पास बोला, ऑडिट 40, बात खत्म। 50 बोलना ही नहीं है किसी ने, हमको 50 चाहिए ऑडिट में, नहीं बोलना है, 40 करना, ऑडिट पास कर लो, क्लियर कर लो, खसका लो, ठीक है? ये बात होती है। पढ़ाई कर लो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।